आना था। 1920s का मतलब क्या होता है? 1920 के बाद से 1930 वाला जो पीरियड होता है उसमें। तो उस 1920s में कौन सा कंट्री लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर था? यूके, यूएस, रशिया या जापान? ये हिस्ट्री का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट विल बी योर आंसर? मैं वहाँ पे लॉगिन करके मैं आप लोगों का रिप्लाई नोटिस कर लूँ। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 72 का सी। वेरी गुड। तो यूएस लार्जेस्ट लेंडर था, आपको पता है। यही वो ज़माना है, फिर धीरे धीरे इसके बाद द ग्रेट डिप्रेशन आएगा। तो यूएस क्या करते जा रहा है? सबको पैसे देते जा रहा है, पैसे देते जा रहा है। एक बार ऐसा होगा कि द ग्रेट इकोनॉमिक लॉस होगा, है ना, जिसको कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। और द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक कमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशंस इन। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कब बना, ये पूछ रहा है बेसिकली। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कब बनाया गया था, किस ईयर में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाया गया था? 1945, 1947, 1949 और 1951? आईएमएफ जो बनाया गया था वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों बनाया गया था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ही था ना, उसी के तहत इन दोनों को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था 1945 में। वेरी गुड, सभी का सही जवाब। ये आपको याद रखना है कि इन्हीं दोनों को ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाई जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में नहीं बन जाता है ना। उसमें बहुत सी मीटिंग्स, बहुत से कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो जो फाइनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिस कॉन्फ्रेंस के तहत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना था, वो था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और आपको याद रखना है इसी तरीके से जितने भी वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशंस, ये अगर उसमें लिखा हुआ है, अगर नोट्स में है, जैसे ईयू भी है ना, यूरोपियन यूनियन, किस ट्रीटी के तहत बनाया गया, कब बनाया गया, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और उस दिन भी मैंने बताया था कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आपको क्या याद रखना है, इनमें कम से कम एटलीस्ट 3 सवाल तो आपको याद ही रखना है। मिसाल के तौर पे आईएमएफ की अगर बात करें तो आईएमएफ कब बना, यानी कि किस ईयर में, और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है ना। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो है वो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के तहत बना है 24 अक्टूबर 1945। फिर उसमें आपको याद रखना है कि कौन से 6 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए। फिर परमानेंट मेंबरशिप किन किन को मिली है, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए। तो यहीं से आपके 2-4 सवाल तो बन जाते हैं, यहीं से आएगा, है ना। बहुत ज़्यादा अगर डिस्कशन करेंगे तो ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। यहाँ देखिए चटनी म्यूजिक है, थोड़ा सा या धुंधला आई थिंक दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं। ओके, अब देखिए चटनी म्यूजिक है। तो ये चटनी म्यूजिक कहाँ पॉपुलर है, ये क्वेश्चन कई बार जामिया में पूछा जा चुका है, एमयू में पूछा जा चुका है। ये त्रिनिदाद, पोर्टुगल, इटली, ब्राज़ील, कहाँ पे ये चटनी म्यूजिक फेमस है, कहाँ का पॉपुलर है? 74 क्वेश्चन नंबर। वेरी गुड, सही जवाब आ रहा है आप लोगों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिनिदाद, है ना, सही है। क्वेश्चन नंबर 74।
फिर क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है कि बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट इन इन ऑल द वर्ल्ड मार्केट। ये पूछ रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, अब एक चीज और भी है, यहाँ तो मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहा हूँ, बट एंट्रेंस एग्जाम में कोई आपको क्वेश्चन का मतलब नहीं समझाएगा, है ना, तो ध्यान से वहाँ पे आपने समझ लेना है। यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इन कंट्रीज में से कौन सबसे बड़ा सप्लायर था वीट का पूरे वर्ल्ड मार्केट में, कहाँ से वीट आया करता था। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो है ईस्टर्न यूरोप। और ये मुझे बताएं कि ब्रेड बास्केट किसको कहते हैं, किस कंट्री को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। वेरी गुड, अमेरिका को। वेरी गुड गौसिया और तहमीना, रुखसार का भी सही जवाब है कि अमेरिका को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। फिर द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन was the result of the Act of Union 1707 between England and, तो आपको पता है कि एक्ट ऑफ यूनियन आया था, है ना, उसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया था। ये जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें कई कंट्रीज शामिल हैं, तो उसमें कह रहा है कि इंग्लैंड और किसके बीच में वो जो एक्ट हुआ था, वो इंग्लैंड और किस कंट्री के बीच में हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। फ्रांस, वेल्स, स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड, किस किस कंट्री के बीच में, एक तो इंग्लैंड हो गया, दूसरा इसमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था 1707 में। क्लियर दिख रहा है? क्लियर तो दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 76 में आपको बताना है एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड और किस कंट्री के बीच में हुआ था। बिल्कुल आसान सा सवाल है और इसका जवाब है स्कॉटलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 77 देखें। रशिया हैड टू डिफीट 3 कंट्रीज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ये आपको याद रखना है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का मतलब कि जिस तरीके से इंडिया को आज़ाद करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, है ना, अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था हिंदुस्तान में, उसी तरीके से जर्मनी में भी इसी तरीके से फ्रेगमेंटेशन था, यानी कि जर्मनी एक नहीं था। ठीक है, तो उसको यूनिफाई करने के लिए, यहीं से अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जर्मनी को यूनिफाई करने का जो श्रेय जाता है ना, वो किसको जाता है, किसने यूनिफाई किया है जर्मनी को। पहले तो ये बताइए कि जर्मनी को यूनिफाई किसने किया है। क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही है क्या, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा आप लोगों से। बताओ भाई कि जर्मनी को यूनिफाई किसने किया है। ये मैजिनी क्यों कह रहे हैं भाई आप लोग, गौसिया, दिमाग खराब है। ऑटो वन बिस्मार्क। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किसने किया है, ऑटो वन बिस्मार्क। अब ये जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ है आई थिंक 1871 में हो चुका है वहां पे, है ना। 1871 ही था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो चुका है। अब 1871 उधर हो गया है। इंडिया का यूनिफिकेशन कब हुआ है, इंडिया का यूनिफिकेशन हुआ है 1947 में, यानी कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ है। और बहुत ज़्यादा जो अहम रोल रहा है इंडिया को यूनिफाई करने में वो सरदार पटेल का रहा है। इसीलिए देखो, अगर आपको नहीं भी पता है ना कि किसको क्या कहते हैं, ये निकनेम्स एक टाइटल है ना,
मतलब एक आपका समझे कि एक टॉपिक है निकनेम्स, उसको आपको पढ़ना है, मैंने पढ़ा भी दिया है। और अगर कहीं बचा है, क्योंकि निकनेम्स जो मैंने पढ़ाया है ज़रूरी नहीं सिर्फ वही आए, है ना? पहले तो एक ही इंसान के बहुत से निकनेम्स भी होते हैं और क्या पता डिफरेंट पर्सन का वो निकनेम पूछ दे, तो आपको ध्यान में रखना है। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर यूनिफिकेशन की बात आए, यानी कि अगर सरदार पटेल की बात आए, तो सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों? वो आप कॉमन सेंस से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया है एक तरीके से कह लें, इसीलिए उनको क्या बोलेंगे? बिस्मार्क ऑफ इंडिया, है ना? सरदार पटेल को कहते हैं। आपको याद रखना है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो हुआ है, उसमें प्रशिया ने हराया 3 कंट्रीज को। अब आपको पता है कि प्रशिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है। प्रशिया जो कंट्री है, अब वो जर्मनी का पार्ट है। तो प्रशिया ने 3 कंट्रीज को हराया। उन 3 कंट्रीज का नाम बताएं आप कि कौन कौन से वो 3 कंट्रीज हैं जिनको प्रशिया ने हराया था। जवाब तो आ रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 77 का ए। वेरी गुड। तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, ये तीनों कंट्रीज थे। देखो ऐसे में क्या करना है, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन कौन सी कंट्रीज थी, कौन सी कंट्रीज नहीं है। इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, जल्दी ये नहीं कि देखो यहाँ पे जैसे डेनमार्क देख लिया तो आपको लगेगा कि ये वाला सही नहीं। ध्यान से आपको समझना है और ध्यान से आपको पूरा ऑप्शन पढ़ लो। अगर यहाँ पे सही आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नीचे बढ़ो नीचे बढ़ो। इस तरीके से घबराना नहीं है बस। आफ्टर द डिवीजन ऑफ वियतनाम, हु हैज पुट इन पावर इन साउथ वियतनाम? जब वियतनाम का डिवीजन हुआ तो साउथ वियतनाम में किसकी पावर थी? क्वेश्चन नंबर 78। बताइए। हाँ, ये तो इंडो चाइना का ही है। चलो ठीक है, रिवीजन नहीं किए हो कोई बात नहीं, ठीक है। ये वैसे चैप्टर कट गया है और ये चैप्टर जामिया के सिलेबस में नहीं है बस, है ना? बट हो सकता है एएमयू के सिलेबस में आ जाए। तो और वो एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा कि सिलेबस क्या है सीबीएसई का, है ना? जामिया में वही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन्हीं चैप्टर से जो क्लास 10th के सिलेबस में सीबीएसई के। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 का जो ऑप्शन है वो है बाऊ दाल। कोई बात नहीं, आपने रिवीजन नहीं किया है तो। द बुक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, बट मैंने शायद इस चैप्टर को पढ़ाया है। फिर भी मैंने पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया है? नहीं यार, ध्यान से देखना, मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद इस चैप्टर को पढ़ाया है। अच्छा, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। ये 2017-18 का पेपर है, घबराना नहीं है आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि ये चैप्टर डिलीट हो गया है, अब पूछा नहीं जाता है। बट एक बार एमयू वाले में चेक कर लीजिएगा फिर से, और जामिया में भी, कि क्या ये सीबीएसई के सिलेबस में है या नहीं। अगर सीबीएसई के सिलेबस में है तो मुझे बताना, मैं पढ़ा दूंगा। बट मुझे याद आ रहा है कि मैंने इस बार भी शायद पढ़ाया था। कोई बात नहीं। इसका जो आंसर है हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, फान बॉय शाओ ने लिखा है। ये उसी चैप्टर से रिलेटेड है। ये एक और क्वेश्चन, नेशनलिज्म इन वियतनाम इमर्ज टू फाइट अगेंस्ट द, नेशनलिज्म जो वियतनाम में उभरा था वो किसके अगेंस्ट में, किस पावर के अगेंस्ट में वो लड़ाई हो रही थी? ब्रिटिश, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन? चलो ये भी शायद नहीं पढ़े होंगे, है ना? इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंच। अब यहाँ से देखो, ये तो क्वेश्चन पढ़े होंगे। इन विच ईयर, और बहुत कॉमन सा सवाल है ये कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ टाइम्स।
इसको पूछा गया। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया? क्वेश्चन नंबर 81। पूर्ण स्वराज की डिमांड कब रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा? वेरी गुड, 81 का बी। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर क्वेश्चन नंबर 82 पे आए कि स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय, स्वराज पार्टी की बुनियाद किसने रखी थी? इसमें भी देखो बहुत नाम था, बहुत क्या 3-4 एटलीस्ट नाम तो था ही आपके बुक में, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से नाम, यहाँ पे कौन सा नाम मौजूद है। 82, क्वेश्चन नंबर 82, स्वराज पार्टी की बुनियाद किसने रखी थी? वेरी गुड, 82 का आंसर ए। गौसिया, मिसबा, फहीम, रुखसार, इन सभी का आंसर ए है। तो ये राइट आंसर हो गया, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। और ये जो स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में बनी थी, है ना। इस पार्टी ने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था। 141 सीट में से आई थिंक 41 सीट जीतकर आई भी थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, ये तो आपको पता ही है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, विद सॉल्ट मार्च। सबसे पहले तो ये बताओ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था, किस ईयर में लॉन्च किया गया था, उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि कहां से कहां तक लॉन्च किया गया था, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, तहमीना कह रही है कि 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गौसिया का भी यही जवाब है, ठीक है ना। 1930 में ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था। ये बताइए कौन सा आंसर सही होगा, डांडी टू साबरमती या साबरमती टू डांडी, साबरमती टू खेड़ा, खेड़ा टू डांडी? क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन क्या होगा? हाँ देखो, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो नमक तोड़ो कानून है ना, वो उसमें गांधी जी ने साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की थी और इनको पहुंचना था डांडी, डांडी पहुंच के इन्होंने तोड़ा था। तो याद रखना, साबरमती से शुरू हुआ था, डांडी पे खत्म हुआ था। तो साबरमती और डांडी इसका सही जवाब होगा। कहाँ चला गया ये? यहाँ जाइए। कह रहा है कि, अरे रुको भाई, कहने दो। क्वेश्चन नंबर, खिलाफत मूवमेंट एम्ड टू, खिलाफत मूवमेंट किस लिए था? ये क्वेश्चन आप समझ ले। फर्स्ट है कि डिफेंड खलीफास टेम्पोरल पावर, खलीफा के पावर को बचाने के लिए, है ना, ये ऑप्शन है। और क्या ऑप्शन है भाई साहब? ये इधर आओ ना। सिक्योर पॉलिटिकल राइट्स फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम के पॉलिटिकल राइट्स को बचाने के लिए, सपोर्ट ब्रिटिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, या सिक्योर राइट्स ऑफ पीजेंट्स ऑन लैंड, किसानों के ज़मीन के अधिकार को बचाने के लिए। तो क्या था ये खिलाफत मूवमेंट? एक ऑप्शन उधर है ना। एक जो ऑप्शन है, कहाँ गया यार, ये गलत जगह पे। एक ऑप्शन इधर है कि खिलाफत मूवमेंट का एम क्या था, डिफेंड खलीफास टेम्पोरल पावर। देखो, हाँ सही जवाब आ रहा है आप लोगों का कि यही था, यही तो था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की जिस साइड में थी उसकी हार हो गई थी, और इट वाज अ ह्यूमिलिएटिंग, है ना, डिफीट। तो इनको अग्रीमेंट साइन करना पड़ा था, जो वहाँ के जो खलीफा थे, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडरान कहे जाते थे, मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर वही रहेंगे खलीफा, वो अब ख़त्म होने वाला था। तो इसके लिए फिर इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की गई। वो हिस्ट्री का पार्ट है, हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया में, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह एट अहमदाबाद फॉर, आपको पता है कि बैक टू बैक महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे हैं 1915 में, जब 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो बैक टू बैक ये आंदोलन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में जो सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने किया था अहमदाबाद में, वो किस लिए किया था? सिंपल सा सवाल है। इंडिगो प्लांटर्स के लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, ट्रेडर्स एंड
मनी लेंडर्स के लिए या पीजेंट के लिए? जवाब आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 85 का जवाब दीजिए। अहमदाबाद के अंदर ये 1918 में हुआ था। आपको मैंने बताया था कि आपको सीक्वेंस बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है। हिंदुस्तान में जब गांधी जी एंटर करते हैं तो 1917 से लेके इनकी आंदोलन शुरू होती है। 1917, 1918 में दो है ना, तो वो याद रखना, अहमदाबाद और खेड़ा। तो अहमदाबाद में जो इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था वो किस लिए किया था? वेरी गुड, सभी का जो जवाब आ गया है क्वेश्चन नंबर 85 का सी सही है कि कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। फिर 86 में, अब देखो मैं यही समझाता रहता हूँ आप लोगों को कि बहुत से जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में वो जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा है कहीं, वो अचानक आपसे मिल जाएगा। बस ऐसा कि मतलब बिल्कुल ये आपके लिए बिल्कुल आम सा सवाल होगा और इसका जवाब बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि मधुबनी स्टाइल ऑफ फॉल्क पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? हिंदुस्तान के किस कोने में, हिंदुस्तान के किस स्टेट में मधुबनी स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग बहुत पॉपुलर है? ये सिंपल सा इसका जवाब है। अगर आप बिहार से भी ताल्लुक रखते हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो वहां पे सुना जरूर होगा। देखो सुना क्या है, आपको पता है मधुबनी एक जगह है बिहार के अंदर, बस इसी से आप अंदाजा लगाएं कि इसका आंसर बिहार ही होना चाहिए, और इसका आंसर बिहार ही, बस, है ना। तो इसीलिए मैं क्या कहता रहता हूँ कि आप जब भी ट्रैवल वगैरह करिए, हो सकता है आप जिस दिन एंट्रेंस देने के लिए आ रहे हैं उसी दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं और इधर उधर देखते रहें। इधर उधर देखने का मतलब कि खिड़की से देखें, बाहर कुछ दिख जाता है। मिसाल के तौर पे आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और वहीं पे लोटस टेम्पल दिख गया। वैसे तो ट्रेन से लोटस टेम्पल दिखने वाला है नहीं, है ना। हाँ, हो सके मेट्रो से जब आप ट्रेवल कर रहे हो और आपको नहीं पता है, दिमाग से स्लिप हो गया है कि भाई कहाँ है लोटस टेम्पल, और आप जामिया के एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं, जैसे ही आप मेट्रो में बैठते हैं आपको दिख जाता है, अरे हाँ ये लोटस टेम्पल, और सवाल यही आ गया कि लोटस टेम्पल कहाँ है। इससे पहले आपको नहीं पता था, आपने जरूर सुना था लोटस टेम्पल, बट वो नहीं पता था आपको कि लोटस टेम्पल है कहाँ। तो आपका एक जवाब सही हो गया कि अभी तो देख कर आया हूँ मैं कि लोटस टेम्पल यही है दिल्ली में, आपने टिक लगा दिया तुरंत, है ना। तो इस तरीके से दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव, और खास करके जब आप दिल्ली में ट्रैवल करें मेट्रोज जरूर देखें। बहुत से ऐसे मेट्रोज हैं जो जहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट्स लिखे गए हैं, बहुत से फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र है, उसमें से भी 2-4 सवाल हो सकता है आ जाए, है ना। जब आप मेट्रो पे जाते हैं तो जो बोर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पे बहुत सारे मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिख जाएंगे, बहुत सी चीज़ें दिख जाएंगी। हो सकता है वो आपके सवाल क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए और उसका आप सही जवाब भी दें। ओके, यही मैं बता रहा था कि आपको इन सब चीज़ों का हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो कहाँ है, और इसरो के जो चेयरमैन है वो शायद मैंने अपॉइंटमेंट वाला जो टॉपिक कराया था उसमें नहीं, शायद नहीं है इसरो का, बट आपको याद रखना है ये सब, है ना। हेडक्वार्टर अभी फिलहाल तो हेडक्वार्टर बताइए कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 87 बताइए। वेरी गुड, 87 का बी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन देखो, चेयरमैन आपको फाइंड आउट करना है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है। चेयरमैन देख लीजिएगा कि चेयरमैन कौन है इसरो का। ये सब अपॉइंटमेंट आपको भूलना नहीं है भाई, और जो मैं कह रहा हूँ उसको लिख लो और क्लास खत्म होने के तुरंत बाद, है ना, गूगल करके लिख लिया करो। द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा। अब एक चीज इसमें भी देखिए, ऑप्शन बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, है ना। यहाँ तो बिल्कुल सही है कि आपको मालूम होगा तो बता देंगे कि जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जनरल सर्विसेज टैक्स, ग्लोबल सेल्स टैक्स। पहले तो इसका जवाब बताओ क्वेश्चन नंबर 88 का कि क्या होगा जवाब इसका, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक, वेरी गुड, सभी का सही जवाब है कि 88 का बी होना चाहिए, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हो सकता है ऑप्शन में क्या होगा, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि गुड्स है गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपको बिल्कुल बारीक माइन्यूट सा मिस्टेक भी आपको नहीं करना है, और ये माइन्यूट सा मिस्टेक ही, जो सिली मिस्टेक आप करते हैं, वही आपको एंट्रेंस में थोड़ा सा पीछे छोड़ देता है।
यहाँ पे आपको माइन्यूट सा इंफॉर्मेशन, माइन्यूट सा सिली मिस्टेक भी आपको नहीं करना। इन द ईयर 2015 नीति आयोग रिप्लेस्ड, आपको पता है कि नीति आयोग 2015 में बनाई गई, तो 2015 में जो नीति आयोग बनी थी, किसको हटा के किसको रिप्लेस किया था नीति आयोग ने? मतलब नीति आयोग से पहले क्या चल रहा था, कौन सी बॉडी थी? वेरी गुड, 89 का सी, प्लानिंग कमीशन। अच्छा ये बता दो अब जल्दी से कि नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? सबसे पहले ये बताओ, ये मैंने कराया भी है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन देखोगे ना वो आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, बाहर से बहुत कम क्वेश्चन पूछने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं इधर उधर की चीजें भी बताता हूं तो वो भी क्वेश्चन में आ ही जाता है। नीति आयोग कौन सी बॉडी है जल्दी बताइए? कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? आप लोगों का सही जवाब आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। गौसिया, फहीम, रुखसार सब गलत हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहाँ नीति आयोग है, किस आर्टिकल में है? यार मैंने क्या बताया था उस दिन कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होगी जिसमें आर्टिकल होगा। नीति आयोग किस आर्टिकल में आता है, पढ़ा है आपने क्या अभी तक कोई आर्टिकल नीति आयोग का? फाइनेंस कमीशन तो पता है आर्टिकल क्या है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल बताओ। सब उल्टा पुल्टा कर देते हो और ये लगता है कि एक दूसरे को देख के जवाब दे रहे हो सब, एक ने दिया तो बस सबने देना शुरू कर दिया वही जवाब। पहले बताओ फाइनेंस कमीशन का कौन सा आर्टिकल है? ये इतना इंपॉर्टेंट बॉडी है नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, ये सब पूछा जाता है कि फाइनेंस कमिश्नर कौन है और फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है। फिर आपको अटॉर्नी जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल कौन है, ये सब और किस आर्टिकल में है। बाकी किसी ने याद नहीं किया, सिर्फ फहीम भट्ट ने है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, रिवाइज करो रिवाइज करो। और ये नीति आयोग कब से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना तो नीति आयोग है और ना ही प्लानिंग कमीशन था, ये विजिलेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये देखो फाइनेंस कमीशन है, ये आर्टिकल 280 में। अटॉर्नी जनरल कौन है भाई? अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है पहले तो ये बताओ, अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में? बस सबको साफ सुन गया, नहीं पता आर्टिकल, काम कैसे चलेगा? हाँ आर्टिकल 48 में है, हाँ ठीक, वेरी गुड। आर्टिकल 48 में जब यही रहेगा तो डीपीएसपी कहाँ रहेगा? मतलब कुछ तो दिमाग लगाओ यार, कि ऐसे ही बस अल्लाह ने हाथ दे दिया है तो लिख देना है कुछ भी। ये भी नहीं पता होगा कि अटॉर्नी जनरल कौन है, कौन है अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लॉ है? हाँ नाम पूछ रहा हूँ मैं, लॉ लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल हो गया? यहाँ तो घनघोर कंफ्यूजन है भाई तमीना आपको। वो बेचारा लॉ मिनिस्ट्री संभालेगा या अटॉर्नी जनरल का पोस्ट संभालेगा? और ये दो दो पोस्ट इंडिया में कब से मिलने लगा? आप दो पोस्ट पे रह सकते हैं क्या? अभी वाइस चांसलर जो है हमारे एएमयू के, वो एमएलसी बने हैं तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, लॉ से जुड़ी चीजें देखते हैं। लॉ से जुड़ी चीज तो कोर्ट भी है, तो क्या कोर्ट जाकर देखते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया बना है कोर्ट यार, अच्छा लग रहा है देख के, यही देखना है क्या उनको? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर
फर्स्ट लॉ मिनिस्टर नहीं होते हैं अटॉर्नी जनरल भैया। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर क्यों होंगे? लॉ मिनिस्टर तो रिप्लेस करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं हर 5 साल में, तो ये फर्स्ट ही लॉ मिनिस्टर कैसे होंगे? अब 5 साल पहले जो अटॉर्नी जनरल था, चलो मान लिया वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हो गया, अब अभी जो अटॉर्नी जनरल है वो भी फर्स्ट ही लॉ मिनिस्टर होगा। और ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हो गए वो? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल, दिमाग तो ठीक है भाई रोजा में। फर्स्ट ऑफिसर होते हैं वो अटॉर्नी जनरल। कंफ्यूजन मत रखो दिमाग में इस तरीके की, है ना, वो दूर करो, रिवीजन से आता है वो। रिवीजन करो, चीजों को बार बार देखो, मैंने पढ़ाया है कई बार, रिवाइज नहीं करोगे दिक्कत होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आए कि विच कमिटी हैज रिकमेंडेड चेंज इन द स्ट्रक्चर इन द बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये शायद नहीं पता होगा आपको, या पता है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 बताओ, कौन सी कमेटी है जिसने सिफारिश की है कि बीसीसीआई का स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए? नहीं पता होगा? आरएम लोधा, आरएम लोधा कमेटी, ये वो कमेटी थी जिसने सिफारिश की थी बीसीसीआई के स्ट्रक्चर में चेंज की। अब ये देखो, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, बट ये मोस्ट प्रोबेबली आप चूंकि आप लोग नेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को आना चाहिए कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, यानी कि जो 1 केबी होता है किसके बराबर होता है? 91। ठीक, जवाब आ रहा है आप लोगों का। 91 का है कितना? 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है 91 का? ठीक, जवाब आ गया ए, 1000 बाइट। 1 किलोबाइट 1 केबी, ठीक है, 1000 बाइट के बराबर होता है। विच ऑफ दी, चलो एक चीज ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, तो इससे घबराना नहीं है कि अरे सर ने पढ़ाया नहीं कभी, अब मुझे क्या पता क्या पूछ दें ये लोग, कुछ भी पूछ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो होगा ही बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, जनरल नॉलेज के नाम पे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो आपके सिलेबस में हो, चाहे आपने पढ़ा हो, साइंस से आ जाए, मैथ से आ जाए, वो जनरल नॉलेज के नाम पे कुछ भी पूछा जा सकता है। जनरल नॉलेज के नाम पे तो ये भी पूछ दिया जाएगा कि रियल नंबर बताइए क्या है, इवन नंबर बताइए, ऑड नंबर बताइए। चलो ये बताओ, एक स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बताओ। देखता हूं, ये भी समझो कि एक तरीके का जनरल नॉलेज का ही सवाल है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल जब छोटे होगे क्लास 6 में तभी ये सिखा दिया गया होगा कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन और प्राइम नंबर दोनों है, वो इवन भी है और प्राइम भी है। तो बताओ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा नंबर है भाई? नहीं पता है ये तो पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। वेरी गुड रुखसार, 2। आपको पता है कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, है ना। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद ही होता है ना। 2 में 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? या तो 1 से, 1 2 2, इसमें 2 ही फैक्टर हुए भाई, एक 1 और एक 2, इसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होगा सिवाय 1 से, और वो अपने आप से, बस, और किसी से डिवाइड ही नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये बताओ पहले कि 27 प्राइम नंबर है या नहीं है, तब ये बताओ पहले तो। क्वेश्चन जो नंबर 27 है क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ये बताओ। whether 27 is a prime number or not? नहीं है। क्यों? बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कैसे भैया? अब ये देख लो, प्राइम नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका ये करो कि ये किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। एक तो ये 1 से डिवाइड होगा, 1 इंटू 27, है ना। दूसरा उसके बाद किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा। कितने टाइम्स में? 3 9 27, बस। और किसी के, अब तो हमने क्या देखा, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इट मीन्स कि इसके टोटल 4 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर तो है ही नहीं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। सिंपल, है ना। तो ये आपको याद रखना है।
चलो तो ठीक है। इस तो जनरल नॉलेज के नाम पे कुछ भी पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और अगर इस तरीके से जामिया में क्वेश्चन आते हैं तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग ही नहीं। बट पहले कोशिश करना जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर पता है ना, जो आपने पढ़ा है विदाउट कंफ्यूजन, पहले उसको सॉल्व करो इत्मीनान से, आराम से। और ऑप्शंस देख के हड़बड़ी नहीं करना है ना, जल्दबाजी नहीं दिखाना है ऑप्शंस को देख के कि अरे ये तो पढ़ा हुआ आ गया। पढ़ा हुआ आया है, बट हो सकता है सिली मिस्टेक आप कर दें कि जल्दबाजी में आपने इसको टिक लगाया है और पता चला अरे यार शिट, बी ऑप्शन लगाना था। क्वेश्चन पेपर में आपने बी सही लगाया है कि आपको इसको ही लगाना है, बट वो मार्कशीट में आपने ए भर दिया। तो ये मान के चलो 2-3 सिली मिस्टेक ये आपसे होगा ही। उलझन में, हड़बड़ी में, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, टाइम कम पड़ गया कभी, और एक क्वेश्चन पे ज्यादा वक्त देना ही नहीं है। ये पता है आर्ट्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें, एक तो जामिया का पेपर, उसमें मैथमेटिक्स नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना कि इंग्लिश वाले पोर्शन को छोड़ देना। क्वेश्चन 25 जो 1 से लेकर 25 या बाद में जहां भी हो, वो इंग्लिश के पोर्शन को छोड़ देना आराम से। उसमें आपको नरेशन और टेंसेज और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ये सब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसको बिल्कुल तुरंत पहली दफा ही उसको छोड़ देना है। शुरू करना है कहाँ से? जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है ना, तो स्ट्रॉन्ग जोन को पहले पकड़ो। और ये जो सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले सबसे पहले उसको करो। जरा सा भी, इतना सा भी अगर जहां कंफ्यूजन है, उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ देना है। उस पर वेस्ट ही मत करो, उसको आराम से जब एक बार नजर दौड़ा लो कि क्या क्या आप सही कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो बचे कंफ्यूजन वाला उसको सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद इंग्लिश वाला सॉल्व करिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 92, Which of the following is planet is known as morning star and evening star? तो इससे आपको ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है ये टॉपिक, और बताया भी है कि ये यूनिवर्स से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लेना बहुत अच्छे से। दोनों जगह पूछा जाता है, एमयू में भी और जामिया में। यूनिवर्स, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार, स्मॉलेस्ट, है ना, ब्राइटेस्ट स्टार नहीं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट, है ना, फारदेस्ट, कोल्डेस्ट, तमाम तरीके के जो भी हैं, है ना, वो सब याद रखना है। कहाँ पानी मिलता है, कौन ग्रीन प्लेनेट है, कौन ब्लू है, कौन कौन है, कौन नहीं है, ये सब। सन को कितना वक्त लगता है यहाँ सूरज की रोशनी पहुंचाने में, तमाम चीजें जो यूनिवर्स वाले टॉपिक में है, उसको बढ़िया से रट्टा मार दो एकदम अच्छा से। वहां कंफ्यूजन नहीं होना है कि अरे यार मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कोई अर्थ को लगा रहा है, कोई मार्स, कोई मरकरी, कोई वीनस, ऐसे नहीं करना। और आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है कि वीनस है, वेरी गुड। तो ये टॉपिक एकदम पढ़ लेना एकदम बढ़िया से, ये पूछता है विच वन इज द लार्जेस्ट। अब फिर ये भी मैंने बताया है कि लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब याद रखना। विच वन इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन नहीं रखना है मेरे दोस्त कि यहाँ पे लिखा हुआ एरिया, पॉपुलेशन मत ढूंढ लेना कि ऐसा नहीं कि अरे विच वन द लार्जेस्ट स्टेट, चलो लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया यूपी लगा दिया आपने, बाद में कहा अरे यार ये तो एरिया पूछ रहा है। या फिर जब मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तो आपने कह दिया कि सर मुझसे तो गलती हो गई, मुझे लगा पॉपुलेशन है, मैंने यूपी को टिक लगा दिया। टिक लगाओगे अगर यूपी को तो मैं थप्पड़ लगा दूंगा, है ना। तो ध्यान से, आपको यही सिली मिस्टेक है जो कि आप करने वाले हैं। मैं बार बार इसीलिए आपको फोर्स करता हूं कि सिली मिस्टेक को अवॉइड करें। तो लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया कौन सा है भाई इसमें से? ठीक है, ये नहीं है, ये मैं कुछ और बता रहा था। ठीक, तो ये, अच्छा बताओ लार्जेस्ट स्टेट। वेरी गुड, 93 का ए, राजस्थान। एक चीज और भी देखो, एमसीक्यू में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें पता है क्या लिखा रहता है? चूज द सुटेबल ऑप्शन, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक चीज समझ लो, हमेशा एमसीक्यूज में कोई डायरेक्ट आंसर नहीं होता है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है कि आपने रट्टा लगा लिया और वही क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा। मिसाल के तौर पे ये सवाल है ना, इसी को मैं इस सवाल को मैं फ्रेम कर रहा हूँ, देखो किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। और मैं इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को ये बहुत क्लियर कर देता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे नहीं करना है, किस चीज पे ध्यान देना है सबसे ज्यादा, है ना। देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि
विच वन इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, है ना, ये लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया कौन सा है, लार्जेस्ट। जरूरी नहीं आपने, ठीक है आपने याद किया है एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट है महाराष्ट्र, सॉरी राजस्थान, और ऑप्शन में राजस्थान है ही नहीं। मान लो यहाँ पे बिहार हो गया, तो अब आप मुझे गाली दोगे कि सर ने तो पढ़ाया था कि राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज, ऑप्शन में है ही नहीं। ये लगता है क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ देते हैं, ये 1 नंबर मिल गया और खुश हो गए। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, आपको वो गिवन ऑप्शन में से आपको आंसर चूज करना है, सुटेबल आंसर चूज करना है ना। एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं होता है एमसीक्यूज का, कि आपने रट्टा लगा लिया कि ठीक है लार्जेस्ट, इसीलिए क्या क्वेश्चन इस तरीके से होता है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज, राजस्थान वहां पे गायब कर देगा। इसका मतलब कि राजस्थान तो है, बट यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से इन 4 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा लार्जेस्ट स्टेट है। इसीलिए जब भी मैंने ये आप लोगों को करवाया है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, सेक्स रेशियो, फिर लिटरेसी रेट किस किस स्टेट में है ना, और पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब जब भी मैंने कराया है मैंने आपको बताया है कि 3 का आप क्या बनाइए, कॉलम बनाइए कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन कौन से स्टेट में है वो लिखिए ऊपर में, सबसे कम वाला लिटरेसी रेट कौन कौन से स्टेट में है 3 वो लिखिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, और ये तो सभी याद करके जाते हैं कि लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, और हो सकता है वो सेकेंड लार्जेस्ट पूछे, या फिर पूछ दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करके इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, तो आप तो तब तो क्या करोगे, गलत करके आ जाओगे ना। वही नहीं करना है, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट को तो नहीं करना है। हाँ वेरी गुड, उस हिसाब से एमपी होगा जब राजस्थान नहीं ऑप्शन में होगा, है ना। तो ये मैंने करवाया है आप लोग को, जब सेंसस कराया है मैंने आपको बताया भी है कि किस किस तरीके से आप लोगों को 3 याद रखना है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लिटरेसी रेट वाले में भी देख लो, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी में देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट, नॉट को सबसे पहले तो बढ़िया से इसका इस्तेमाल करो, नॉट लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ में कौन सा कंट्री नहीं है। देखो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से बिल्कुल बाउंसर है, बाहर है, और ये आपके बस की नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को समझो कि हमारे काम का नहीं है। और जामिया जब आपको ऑप्शन देता है कि भैया, क्या आपको ऑप्शन देता है, चारों तरफ से दिमाग लगाओ, जहां से भी दिमाग लगा सकते हो, जहां से भी एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो वो करके देख लेना। बट अगेन मैं याद दिला रहा हूँ, आपको टाइम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस पे, छोड़ दो बिल्कुल। भले ही एकदम आंख बंद करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जहां पे पेन पड़े उसी को लगा दो, इसमें कोई ये नहीं है ना। अगर जो भी दिमाग लगाना है लगाओ, बट सबसे लास्ट में लगाओ, ऐसे क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं। और इसका जो आंसर होगा 94 का वो हो गया ग्रीस। इसमें से कौन सा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साउथ में नहीं पड़ता है कंट्री, ठीक है। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस है, आपको ध्यान ही नहीं देना है ऐसे सवालों को, बिल्कुल जाने दो, इग्नोर कर दो। एमयू में भी पूछे थे, एमयू में तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना है बिल्कुल। देखो बेसिक रूल यही है आपके एंट्रेंस क्लियर करने का, ये नहीं कि आप कितना सही करते हैं, ये भी है कि आप कितना कम गलत करते हैं। जितना कम गलती करोगे उतना ही चांस आपका बढ़ जाता है क्या, एंट्रेंस को क्लियर करने में, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस हो। और खास करके वहां जहां पे नेगेटिव मार्किंग हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तब तो आपको तुक्का लगाना ही लगाना है। चलो, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मैंने ये जो टॉपिक कराया था आपको बताया था कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट, फिर वाइस रॉय, फिर लास्ट, ये आपको याद रखना है। और बिल्कुल अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरीके से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने
कई बार ये टॉपिक आपको बताया है कि किस तरीके से याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, और बढ़िया से। यहाँ कंफ्यूजन होगा क्योंकि नाम ही ऐसा ऐसा रहेगा, है ना। आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार ये वाला सही है या ये वाला सही है, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो बताओ क्या दिया है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये दो ऑप्शन है, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इधर क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन में है वारेन हेस्टिंग और है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताओ कौन सा सही जवाब होगा। सही जवाब सभी का आगे है कि सी। किधर गया सी, ये वारेन हेस्टिंग। फिर ये विटामिन वाला भी मैंने बताया कि ये पढ़ लेना। अब ये मत समझना कि ये साइंस का क्वेश्चन है, नहीं, ये जीके में आता है भाई, कि विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। ये मैंने पढ़ाया भी है, बताया भी है, अगर मिस कर रहे हो जाओ, मनोहर पांडे में भी है, उसको ये विटामिन वाला बिल्कुल रट्टा मार लो कि किस विटामिन का क्या नाम है। तो बताओ रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है, ए बी सी डी, कौन से, क्वेश्चन नंबर 96। ये है विटामिन ए, ठीक है। ये आपको लिख लो टॉपिक, ये आपको पढ़ना है, क्लियर करना है, एग्जाम में जब जाओ तो ये सब टॉपिक लास्ट मिनट पे बिल्कुल रिवाइज होना चाहिए। और नेशनल साइंस डे इंपॉर्टेंट डेज के टॉपिक है ये, और ये तो कई बार मैंने कराया है। और साथ ही साथ आपको कुछ थीम भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 97 का जवाब दो, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका बिल्कुल एकदम आसान सा तरीका है इसको एलिमिनेट करने का। ऐसे क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन मेथड से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का आप लोगों का सही जवाब आ चुका है, बट फिर भी अगर आप देखें, आपको पता है, देखो अगर नहीं याद आ रहा है तो क्या करोगे। आपको पता है 24 जनवरी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। और याद रखना 2023 का थीम क्या है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का इंपॉर्टेंट डेज वाले टॉपिक में मैंने कवर कराया है, वो देख लिएगा, ठीक है। और फिर जब करंट अफेयर कराता हूं तो जनवरी का मैंने कराया होगा जब करंट अफेयर, तो भी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी मैंने वहां पे जिक्र किया होगा और थीम का भी जिक्र किया होगा। फिर आपको ये भी पता है कि 26 जनवरी सॉरी 26 नवंबर होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये बताओ 26 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, पहले पहले तो ये बताओ। इसी तरीके से एलिमिनेट करके आप जवाब दे सकते हो यार। बताओ 26 नवंबर कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं उस दिन। जल्दी बताओ यार, 26 नवंबर का, बस भूल गए 26 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं। हाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किए थे तो कौन सा डे सेलिब्रेट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे होगा, है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और 22 दिसंबर को एज सच तो कुछ नहीं है ना। तो या फिर मान लो कि ये दोनों तो आपने 100% एलिमिनेट कर लिया। अब अगर नहीं भी पता है तो इन दोनों में आप तुक्का लगा सकते हैं। एक चीज और सुनो मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपने करना ये है कि घबराना नहीं, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि सबसे पहले बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर कितना आपको पता है, बिल्कुल 100% आप श्योर किन आंसर में है उसको करो, और फिर ऐसे क्वेश्चन को करो। मिसाल के तौर पे ये इंपॉर्टेंट डेज वाला आपको नहीं पता है कि नेशनल साइंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, और अगर आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, है ना, दो, और ये मैं कब बता रहा हूँ, ये एमयू के लिए बता रहा हूँ, जामिया के लिए नहीं। जामिया के लिए तो हर चीज जायज है, मतलब आपको पूरा क्वेश्चन करना ही करना है, किसी भी कीमत में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिकॉज देयर इज नो एनी नेगेटिव मार्किंग। बट अगेन मैं याद दिला रहा हूँ, एडमिट कार्ड पे पढ़ लेना, क्वेश्चन पेपर पे पढ़ लेना, क्या पता नेगेटिव मार्किंग आ जाए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस कि एक स्टूडेंट को इतना एक्टिव तो होना ही चाहिए कि ऐसा ना हो कि इस बार से नेगेटिव मार्किंग का इंट्रोडक्शन हो गया है और आपको पता ही नहीं है, इंट्रोड्यूस कर दिया नेगेटिव मार्किंग, और आप बिल्कुल गाना गाते हुए सब पूरा 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, पता चला कि नेगेटिव में चले गए। ऐसा नहीं करना है। तो इस टाइप की अगर एमयू में आप सॉल्व कर रहे हो और आपको पता है कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आपने क्या कर लिया है, 50 क्वेश्चन तो सही कर ही लिया है। अब उसमें देखो, इस पूरे एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन में क्या होता है कि आंखों में दिखता नहीं है कि आपने सही भी किया है। आपको लगेगा कि बिल्कुल 100% 50 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, यानी 50 नंबर आपने ले लिया।
ठीक है, 100 में से। बट उसमें भी आप मान कर चले कुछ नहीं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें सिली मिस्टेक हो जाएगा। आप चाहे कितना भी आंखें फाड़ कर देख लें, उसमें आपको लगेगा कि नहीं ये सही है, सही है, सही है, बट फिर भी आपने सिली मिस्टेक उसमें कर दिया है। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहा हूँ, है ना। वो जितना स्ट्रिक्ट मार्किंग आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे वही बेहतर रहेगा। तो मान के चलो 3 से 4, इसको 5 मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने 45 बिल्कुल सही किया है, 5 गलत कर दिया है, या 4 ही मान लो गलत कर दिया है। 46 सही, 4 गलत, 4 गलत, है ना। अब इस 4 गलत मतलब 4 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नंबर होता है, यानी कि इसमें से 1 माइनस करोगे तो 45 मार्क्स आपके आ रहे हैं। और आपको अगर लगता है कि 50 या 55 कट ऑफ जाता है, इसका मतलब आपको अभी 55 के लिए 10 क्वेश्चन सही करना है किसी न किसी तरीके से, है ना। या 40 ही जाता है कट ऑफ, अगर 40 तक भी, तो आपको 10 इसी तरीके से आपको 10 ढूंढना है। अगर 10 क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, 50-50 खेलना है, तो इस तरीके के ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, है ना। 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर 10 के 10 में पूरा ही गलत होगा तो आपके कितने कट जाएंगे, 2.5 नंबर कटेंगे। 10 में से 2.5 नंबर आपका कट जाएगा। अगर 10 के 10 आपने गलत कर दिए, वो कब, जब 2 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया है तब, यानी 2 ऑप्शन हटा दिया, अब 2 ऑप्शन में तुक्का खेलना है, 50-50 खेलना है। और बिल्कुल आंख बंद करके 50-50 नहीं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा किसी भी तरीके से कि ये तीसरे वाले को भी हटा दो और बिल्कुल राइट आंसर पे पहुंच जाओ, है ना। तो जब 2 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ 2 में खेलना है 50-50, तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। अगर 10 क्वेश्चन में से 3 भी अगर सही हो गया तो आपको 3 नंबर मिला, या 4 भी सही हो गया, मान लो 4 सही हो गया तो 4 नंबर मिल गया। अगर 6 गलत भी हुआ तो 1.5 नंबर ही सिर्फ कटेगा, यानी 45 में 4 ऐड कर दो 49 इधर हो गया, है ना। और उसमें 1.5 नंबर माइनस कर दो तो 47.5 इतना नंबर हो गया। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। ये सब पूरा अपना आपके माइंड में ये सब कैलकुलेट होते रहना चाहिए। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 98। अभी बहुत एग्जाम में बहुत टाइम है, बहुत समझाऊंगा। 98 देखो, हु इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सबसे इजी सवाल 98 का बी, ठीक, वेरी गुड, सभी का सही जवाब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ICICI इज द नेम ऑफ, ये किसका नाम है, आपने सुना होगा टीवी वगैरह पे, नहीं पढ़ा हो तो यही मैं कह रहा हूं कि कुछ तो सवाल आप बिल्कुल लाइफ के एक्सपीरियंस से दे दोगे ना यार। आप कहीं जा रहे हो, वहां पे आपने देख लिया कि हाँ भाई एटीएम लिखा है, और ये एटीएम दिख ही जाएगा। दिल्ली में जाओ, अलीगढ़ में आओ, ICI, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिमाग को खोल के रखो। जब आपको एंट्रेंस देने जाना है, हो सकता है आपके रास्ते में ही दो तीन आंसर मिल जाएगा, इधर उधर घूम के। आपने पढ़ा नहीं हो फिर भी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी आप अपना 1-2 सवाल सही कर सकते हैं। तो ICICI क्या है, हाँ बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब एक तो ये मैं आपको चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बैठ गया है, आपको ये बताते बताते पता नहीं आप लोगों के ऊपर असर कर भी रहा है या नहीं। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड इन द 5 स्टेट्स इन वन गो बिटवीन फरवरी एंड मार्च दिस ईयर, दैट इज 2017। ये 2017 का पेपर है, 18 का, तो 2017 का क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है, इलेक्शन हुआ था 2017 में फरवरी और मार्च में 5 स्टेट में एक साथ, वो आपको चूज करना है कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे इलेक्शंस हुए हैं फरवरी और मार्च 2017 में एक ही साथ में। ये आपको नहीं याद होगा, मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि ये 17 का सवाल है तो मुझे क्यों याद रहेगा, बट फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। लगाओ दिमाग थोड़ा सा, एक दिमाग लगाओगे तो अभी एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दोगे, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे। हाँ देखो, आपको इतना तो याद होना चाहिए एटलीस्ट, सभी लोग यहाँ फिलहाल में जो हैं सभी यूपी के हैं, बस फहीम कश्मीर के हैं, है ना। तो वो शायद यहाँ पे उनका दिमाग ना काम करे, क्योंकि वो वहाँ के हैं नहीं यूपी के, तो शायद इनको याद ना हो। एक तो आपको पता है कि 2017 में योगी जी चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे यूपी के,
इसका मतलब 2017 में यूपी के अंदर तो चुनाव हुआ ही होगा। यहाँ देखो, यहाँ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया। एक तो ये, चलो थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि चलो अब 3 में से हमें खेलना है। ठीक, अब बाकी तो मुझे भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। तो ये यहाँ पे हुआ था 5 स्टेट में, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर। और देखो, इससे भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि अभी गोवा में हुआ है, पंजाब में हुआ है, इलेक्शन हुआ है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है यहाँ पे पंजाब के अंदर, तो माइनस कर दो 5 साल, अपने आप मिल जाएगा, है ना। बट नहीं मिल पाता, क्यों? क्योंकि यहाँ भी पंजाब है, यहाँ भी पंजाब है, इसका मतलब पंजाब में तो हुआ ही। तो किसी भी तरीके से आपने क्या करना है, दिमाग लगाना है, दौड़ाना है बच्चे, तभी गाड़ी बढ़ने वाली है, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी गाड़ी। समझ गए? हाँ, मेघालय में भी हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप याद रखिए, 1 साल पहले से याद रखिए, है ना, कि कहाँ पे चुनाव हुआ है, नहीं हुआ है, साथ ही साथ किस स्टेट में चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, और यही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो जो मैंने भेजा है आप लोगों को, उसको देख लेना चाहिए बहुत बढ़िया से, कि किस स्टेट में, है ना, किस स्टेट में इलेक्शन हुआ है, किस में नहीं हुआ है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि किस स्टेट के लोकसभा में कितना सीट है, राज्यसभा में कितना सीट है, और बड़े जो स्टेट हैं उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट गया है ना, इतना मैंने बताया आपको कि याद रखो, याद रखो। और अगर खुदा न खास्ता यही सवाल पूछ दिया और अगर आपने गलत कर दिया, तो अलग से हिसाब किताब होगा उसका, है ना। तो किस स्टेट में कितना लोकसभा का सीट है, राज्यसभा का कितना सीट है, और बड़े जो स्टेट हैं उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट है, और खास करके जहां पे हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है या होने वाला है, वहां पे कितना सीट है। राजस्थान में होगा, वहां पे आपको याद रखना है ना। अभी हाल फिलहाल में पंजाब में हुआ है, गोवा में हुआ है, मेघालय में हुआ है, मणिपुर में हुआ है, इन सभी में चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और कितना सीट है, खास करके लेजिस्लेटिव असेंबली का तो सीट याद ही रखना ऐसे स्टेट्स में। यूपी का लोकसभा भी याद रखना, राज्यसभा भी याद रखना, और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी याद रखना, है ना। अब देखो कर्नाटका में होने वाला है, तो कर्नाटका में लेजिस्लेटिव असेंबली का याद रखो। कोई बात नहीं, सर सीट याद करते हैं लेकिन मिक्स हो जाता है, किसी का किसी और में बता देते हैं। देखो उसमें सीट में क्या करना है, कुछ गिने चुने स्टेट का याद रखो बहुत बढ़िया से, जैसे बड़े जो स्टेट हो गए, यूपी हो गया, बिहार भी याद रखो, महाराष्ट्र रखो, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, है ना। इसमें सभी स्टेट, सभी सीट याद रखो, लोकसभा से लेके, लोकसभा ही ज़्यादातर याद रखो, और लेजिस्लेटिव असेंबली की। और जो आने वाले स्टेट्स हैं जहाँ चुनाव होने वाला है, वो याद रखो, है ना। बस, और बाकी ये देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक ये भी देख लो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो। समझ गए? तो देखो क्या क्या याद रखना है आपको, एक तो लोकसभा की सीटें, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। ये वो जो मैंने भेजा है, देखो न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ते रहो, किसी भी तरीके का न्यूज़पेपर पढ़ो यार, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो पढ़ो, है ना, उसमें मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये रटने से नहीं होता है, बार बार इसको रिवाइज करोगे अपने आप आ जाएगा। और मुझे लगता है कि लड़कियां थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड होती हैं इन सब चीज़ों में, है ना, बट फिर भी आपको एंट्रेंस निकालना है तो ये सब तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे आपको क्या सबक मिला, कि आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। और अगर मान के चलो 100 क्वेश्चन है, देखो अब
फॉर्मूला देखो एंट्रेंस क्लियर करने का। आपको पता है कि 50 कट ऑफ जाता है, पहले ही मालूम है आपको, है ना। ये मैं एएमयू की, चलो पहले जामिया का बताता हूँ। जामिया में मान के चलो कि 80 कट ऑफ जाएगा, ये मान के चलो, और इस नंबर से आपको घबराना नहीं है। ऐसा ना अरे बाप रे बाप, ये क्या बता दिया सर ने, 80 तो आएगा ही नहीं, बोर्ड में मेरा कभी नहीं आया तो ये एंट्रेंस में कहाँ से आ जाएगा, बहुत भारी पढ़ते पूछते हैं। जामिया है ये, दिल्ली में है, दिल्ली के लोग आते होंगे, न जाने कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, कॉलेज से पढ़ के आते हैं, हमारा तो होगा ही नहीं। ये सब नहीं सोचना है ना। चाहे वो जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड से ही क्यों ना पढ़ कर आ जाए, आप उनको भी सेम टेस्ट देना है, सिलेबस सेम होगा। और ज़रूरी नहीं जो बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है वही सब चीज़ जानता है ना, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है उनकी इंग्लिश ठीक हो, बोलने में ठीक हो, मुंह बना के बोल दे रहे हैं, नॉलेज पूछ लो तो इधर उधर देखने लगेंगे। तो ये 80 नंबर से आपको घबराना नहीं है। ये तो देखो मेरे दोस्त कि इस 80 नंबर में से चैप्टर कितने पूछे जाते हैं, सिर्फ जामिया में 16 चैप्टर्स पूछे जाते हैं, सिर्फ ओनली 16। और ये जो 16 है ये सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स पूछे जाते हैं। एक चीज ये समझो, 16 चैप्टर क्लास 10th, 4 हिस्ट्री, 4 ज्योग्राफी, 4 इकोनॉमिक्स, 4 पॉलिटिकल साइंस, इतना। और इतने में से आपको कितना नंबर लाना है, कम से कम 75 क्वेश्चन समझो इधर से पूछा जाएगा। 75 नहीं तो 60 मान लो, 60 ही लो, 60 लो, 75 नहीं 60। इस 100 में से 60 आपके बिल्कुल सिलेबस से पूछा जाएगा। अब इस सिलेबस में से देखो, मुझे यकीन है कि जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, और पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कि ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट सभी, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ दो तो सभी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ ही आता है। तो अगर मान लो 50 क्वेश्चन तो ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि 50 क्वेश्चन बिल्कुल इजी टू मीडियम होगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं जामिया की बात कर रहा हूँ, इजी टू मीडियम 50 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उनसे ही होगा, बट ये कॉन्सेप्चुअल होगा क्वेश्चन, और बहुत इसमें क्लैरिटी की जरूरत है। हो सकता है वर्ड्स चेंज हो जाए तो आपका दिमाग काम करना बंद कर दे कि अरे ये क्या पूछ लिया, है ना। तो 10 क्वेश्चन को मैं लेके चल रहा हूँ कि छोड़ दो इसको, 10 क्वेश्चन को, इसको हटाओ, 10 क्वेश्चन मान लो नहीं कर पाओ, यहाँ 50 आपके बिल्कुल होने ही चाहिए इस 60 क्वेश्चन में से। बचा कितना, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के। इस 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो यूं आंख बंद करके कर दोगे, किसका, पैसेज होगा। आपको पता ही है, पैसेज को पढ़ना है जवाब देना है, पैसेज को पढ़ना है जवाब देना है। पैसेज को पहले नहीं करना है, ये पहले समझ लो। पैसेज छोड़ दोगे मतलब इंग्लिश वाला पोर्शन तो छोड़ना ही आपने। अब ये पैसेज में से पूरा 10 सही भी नहीं होगा। कहाँ नहीं सही होगा मैं बता रहा हूँ, वहां नहीं सही होगा जहाँ पे आपसे मीनिंग पूछ ले, अपोजिट पूछ ले, ये यहाँ पे सही नहीं हो सकता है, हो सके। क्यों, सबको मीनिंग नहीं याद होता ना, किस वर्ड का क्या मीनिंग है, किस वर्ड का क्या अपोजिट है, यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता है। बट बाकी जो क्वेश्चन होगा वो उस पैसेज के बेस पे वो तो आप कर ही सकते हैं, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन उसमें से आप कर सकते हैं, उस 10 में से एकदम मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सही कर दोगे 10 में से 5। तो जब 10 में से इस तरीके से 5 सही कर दोगे, 5 बचा, उसमें एक हो गया मान फ्रेजल वर्ड हो गया, लाइन वर्ड है उसका क्लोज मीनिंग बताओ या फिर अपोजिट बताओ, जो भी बताओ वो करना है। अगर वहां से आपने कर दिया, आता है तो कर दीजिए, नहीं आता है तो भी करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग ही नहीं है आपके पास, ऑप्शन ही नहीं है। लगाओ उसी में तुक्का, जो भी जितना अब तक दिमाग काम करते आ रहा है आपके। फिर यहाँ से निकल गए 10, मान लो इसमें से 5 सही हो गया, इधर ले चल के ऐड कर दो, अब आपका हो गया 55। और 60 और 25 कितना हो गया, 85 हो गया, 15 नंबर का हो गया आपका जीके, है ना। 15 नंबर का हो गया आपका जीके। इस 15 नंबर से जीके में देखो अपॉइंटमेंट पूछ देगा कि कौन क्या है, मान लो अटॉर्नी जनरल पूछ दिया, फर्स्ट के हिसाब से पूछ दिया, है ना, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट वर्ल्ड में, ये वो तमाम चीज़ें, यूनिवर्स और ये वो, विटामिन विटामिन सब पूछ दिया। उसमें से भी
मान लो 7-8 क्वेश्चन कर ही दोगे आप आराम से, और उसके बाद कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि हमने करंट अफेयर भी पढ़ा है। पूरा सितंबर से आपको मैंने रिवाइज करवा दिया जल्दी जल्दी में आराम से। और एक क्वेश्चन पूछेगा, देखो कहाँ कहाँ से, विटामिन से आएगा, इसको पकड़ लेना है, भागने मत देना इसको, यूनिवर्स को पकड़ लेना, और इम्पोर्टेंट डेज को तो छोड़ना ही नहीं है, इसको तो इतना अच्छा से कराया है। आईएनसी से भी आ जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से, ये भी मैंने कराया है ये सब। फिर क्या आएगा, फिर आपसे पूछा जा सकता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नोबेल प्राइज, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब और मैंने पढ़ाया है बहुत बढ़िया से। नोबेल प्राइज पढ़ा दिया, भारत रत्न पढ़ाया नहीं है क्योंकि भारत रत्न मिला ही नहीं है अभी फिलहाल में, हाल फिलहाल में, है ना। बट पहले वाला भारत रत्न आपको याद रखना है। और जो भी अवार्ड्स मिलते हैं, पुलित्जर प्राइज हो गया, गांधी पीस प्राइज हो गया, लिटरेचर में, है ना, और क्या क्या है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में और भी जितनी चीज़ें आती हैं उसमें, अगर मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है तो आपको जो भी नज़र आए, जैसे मनोहर पांडे में जो भी लास्ट वाले पेज में, लास्ट के कुछ पेजेस में होगा ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उसमें जो भी है वो आपको याद रखना है ना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज, ये सब। प्लेसेस इन न्यूज़, कौन सा प्लेस न्यूज़ में है, पर्सन इन न्यूज़, हाल फिलहाल में किसी मशहूर शख्सियत की अगर मौत हो गई है उनके बारे में। प्लस और क्या पूछा जा सकता है, ये अपॉइंटमेंट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बताइए अभी जो करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किस नंबर के हैं, 50th है, 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्या नाम है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, हो सकता है आपको ऑप्शन में 2 ऑप्शन हो, डी वाई चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़, तो बिल्कुल क्लियर नहीं रहोगे ना दोस्त, कंफ्यूजन होगा। अभी जो है वो डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर करके जाओ, एकदम दिमाग को नहीं आए तो भी नहीं घबराना है ना। एग्जाम में ही बैठने गए हैं, कहीं ऐसे अलग इलाके में नहीं जहाँ से आप लौट के नहीं आ सकते। और पेपर देख के बिल्कुल घबराना चिल्लाना नहीं, एक्साइटमेंट पे भी नहीं होना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो इन सब चीज़ों का आपने रखना है ख्याल। और यूट्यूब के ऊपर क्या लिखना है, लर्न विथ जेब, और उसको सब्सक्राइब कर लेना है ना, और शेयर कर देना है, ठीक। और इसको मैं वहीं पे अपलोड भी कर दूंगा आज शाम में, ठीक। ये बाकी क्या याद रखना है, और जो भी जब पेपर में सॉल्व करा रहा हूँगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से, इसीलिए मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे एंट्रेंस देने के लिए, है ना। किसी भी तरीके से पैनिक नहीं होना है, टाइम भी बहुत है, आराम से टाइम लो। अभी क्या है, 1 महीना टाइम है टोटल, बट उसे 1 महीने में 10 दिन समझो माइनस ही कर दो, ईद की तैयारी, है ना, प्री ईद, पोस्ट ईद, ये सब थोड़ा सा, जिस दिन ईद होगा वो सब बिजी शेड्यूल रहेगा, उस दिन कुछ लोग आएंगे वो वहाँ बिजी रहोगे, बट फिर भी इतना बिजी नहीं होना है, टाइम निकालना है। और भले ही आपको जामिया का पेपर नहीं देना हो, एमयू का ही देना हो, बट जामिया का जब पेपर हो जाए तो उसको सॉल्व करना, ऐसे सॉल्व करना जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे। और ये क्वेश्चन करने के बाद पता चल भी रहा है कि आपने जो भी पढ़ा है वही आ रहा है, तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना। कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं भाई, ये तो सुकून है कि जो हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी खत्म हो जाए, एटलीस्ट जामिया वाला तो जल्दी से खत्म ही हो जाए। हाँ, टाइम तो निकल ही रहा है, टाइम तो निकलेगा भी, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, टाइम से आपको घबराना नहीं, निकलने दीजिए, क्या ही आपका एंट्रेंस भी निकल जाएगा, ठीक।
तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि आपको टाइम का मैनेजमेंट भी करना है। अभी फ़िलहाल में भी रमज़ान चल रहा है, उसी में आप लोग बढ़िया से रिवीज़न करिए, अच्छे से, खूब अच्छे से रिवाइज़ करो, बार-बार रिवाइज़ करो, जहाँ कन्फ्यूज़न है वो पूछ लो, क्लियर कर लो, और जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूँ। नहीं तो बाद में बहुत अफ़सोस होगा अगर क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए। देखो, तो जो एचआरए है वहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए, जो मैंने पढ़ा है वहाँ पे कानपुर में बना 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, ये फाउंडर है। और जब एचएसआरए बना, यानी कि इसी एचआरए का नाम कन्वर्ट कर दिया गया, तो उसमें वो चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से फिरोज शाह कोटला मैदान में, जहाँ जो कि अब फिरोज शाह कोटला जो ग्राउंड है उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और एक ये भी टॉपिक आपको याद रखना है कि स्टेडियम्स के नाम, उनके प्लेसेस और किस लिए वो स्टेडियम बनाया गया, मतलब कौन सा गेम खेला जाता है, ये भी आपके टॉपिक में एक है पढ़ना। फिर और टर्म्स रिलेटेड विद स्पोर्ट्स, ये भी है आपके टॉपिक। तो ये सब क्लियर कर लोगे बस हो जाए, है ना। तो एचएसआरए दिल्ली 1928 में बनाया गया, चंद्रशेखर आज़ाद इसके फाउंडर कहे जा सकते हैं। फिर और भी, हाँ, ये भी एक टॉपिक है, कौन सा टॉपिक मैं बताने वाला था, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। उसमें प्लीज़ इतना बढ़िया से पढ़ लो ना कि उसमें गिन चुन के, एक तो ब्राह्मण समाज के बारे में, या तो ब्राह्मण समाज के फाउंडर पूछ लेंगे, या फिर ब्राह्मण समाज कब बनाया गया ये पूछ लेंगे। एक ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, और उसमें ये दो तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये अगर पूछा जाएगा उस सोशियो रिलीजियस में से, तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों क्वेश्चन इनमें से तो रहता ही रहता है ना। तो ये भी टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। और ये हो गया। और फिर ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में, इसमें भी गिने चुने क्वेश्चन के रिवोल्ट ऑफ 1857 कब हुआ, एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है विद ईयर, और जो सेंटर्स हैं और लीडर्स कौन कौन से हैं, प्लस उनको सप्रेस करने के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई, है ना, ये मैंने कराया भी है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 एक टॉपिक है, उसको भी क्लियर कर लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लेना है। देखो, इसमें आत्मीय सभा, ब्राह्मो समाज, और एमयू में अगर आओगे दारुल उलूम इम्पोर्टेंट हो जाता है, आर्य समाज दोनों जगह, एमयू और जामिया में। फिर ऐसा नहीं कि जो इसमें मैं छोड़ रहा हूँ उसको नहीं पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है, बट मोस्ट आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा इसको फोकस करना है जो मैं बता रहा हूँ। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एमयू के लिए, वहाँ भी पढ़ लो, एमयू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सोशल रिलीजियस मूवमेंट वाले में। फिर और क्या है, कम से कम इतना तो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ईयर, है ना, और उसके फाउंडर का नाम। और क्या है जो आपको और भी चीज़ें याद होनी चाहिए, ये सब एमयू में आओगे, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी, परमानेंट सेटलमेंट, फिर जो आपके टॉपिक में है हैदर, टीपू सुल्तान, और जो मुगल एम्परर्स हैं उनके बारे में, मेडिवल इंडिया खास करके, और ये सब भी याद रखना कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, उस वक्त नवाब कौन था, है ना, ये सब चीज़ें, ये सब एमयू के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सब बैटल वगैरह, बट फिर भी इसको भी पढ़ लो, क्या पता जीके के अंदर मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो क्या पता जीके में ही पूछ ले। बुक्स एंड ऑथर्स याद रखो तीनों, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट, ये ज़्यादातर एमयू में पूछा जाता है, वहाँ पे अभी तक तो देखने को मिला नहीं। हाँ, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स याद रखो, कब बनाया गया, किसने बनाया है, वो सब चीज़ें, ये सब टॉपिक है, नोट डाउन करते चलो कि क्या क्या आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके ही जाना है। और 16 जो जनपद हैं वो भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो। फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म, सूफिज्म, है ना, और भक्ति,
ये सब एमयू के लिए। ठीक, ज्योग्राफी में आ गए। देखो ज्योग्राफी में आपको यूनिवर्स तो बिल्कुल एकदम ऐसा पढ़ लो कि वहाँ से आएगा ही आएगा, दोनों जगह आ सकता है यूनिवर्स वाला। और यूनिवर्स हो गया, फिर ये सब टॉपिक मैंने कवर करा दिया है, उसको देख लेना बार बार। और क्या है भाई, और बाकी ज्योग्राफी में देखना चाहो तो ड्रेनेज वाला, ड्रेनेज में कि कौन सी नदी कहाँ से राइज करती है, उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, है ना। और गंगा के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फोकस दे देना, थोड़ा सा फोकस्ड स्टडी कर लेना गंगा के बारे में। वो सब क्लास 9th वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको ज्योग्राफी में। बट जामिया में जब आना, एंट्रेंस देना है, तो थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं। वो सब एमयू के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमयू के हिसाब से। वो नेशनल पार्क वगैरह, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है कहाँ नहीं है, और बिल्कुल वो सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक, कौन कौन से चैप्टर कहाँ आएगा। और ये काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर या जो भी है ना, स्टडी ऑफ जो कहते हैं, जैसे एपीकल्चर किसको कहते हैं, पिस्टिकल्चर किसको कहते हैं, उसी तरीके से ये सब याद रखना है। प्लस जो बहुत फेवरेट जो टॉपिक है, खरीफ रबी। खरीफ में देखो क्या करोगे, खरीफ में कौन कौन से जो क्रॉप हैं जो खरीफ क्रॉप में आते हैं, उसी तरीके से रबी में कब लगाया जाता है, सीजन समर में या विंटर में कब काटा जाता है, विद मंथ भी याद रखना है कि किस महीने में लगाए जाते हैं, किस महीने में काटे जाते हैं। ये सॉइल में याद रखना। और बाकी जितना भी सिलेबस में है, सिलेबस में जो चीज़ हमने पढ़ा है ना, बहुत ज़्यादा फोकस देना उस पर, बहुत ज़्यादा। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, बीच बीच में भी मैं बताता रहता हूँ, मैंने बताया भी होगा बहुत सी चीज़ें, उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है।